बड़ा पाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखने वाला सबला दर्शका ने राम राम सा भाई। आज की चौपाल में आप बात करांगा गोपालन की, यानी गिर गाय की आधुनिक पद्धति की हो सके है बिने पालबा की, क्योंकि गिर गाय पालबा से आपने बहुत सारा लाभ हो सके हैं। आपने 70% जो भी किसान भाई हैं वो पशुपालन को भी काम करे हैं। कृषि के साथ साथ अगर आप पशुपालन कर रहा तो बीसे आपनो व्यवसाय भी बढ़े है और बहुत सारा लोगों ने आप रोजगार भी दे सका। और आपने घर में जो दूध घी मक्खन ये सब की कोई कमी नहीं हो सके, और जिया आप गाय पाल रहे हैं तो आपने बहुत सारा लाभ है, और आपना बीका गोबर से भी लाभ हो सके, बीका मूत्र से भी लाभ हो सके, इसलिए गोपालन करनो आपने लिए लाभकारी सिद्ध हो सके है। और ई पर आपने चर्चा करवा के लिए पधारा है विनोद कुमार कुड़ी साहब, जो कि पशु विशेषज्ञ है। विनोद साहब था को बहुत बहुत स्वागत है चौपाल में। सभी किसान भाइयों और बहनों का मेरा नमस्कार, राम राम सर। विनोद साहब जी हाँ, आज आप हम चर्चा करांगा गोपालन के बारे में। तो सबसे पहले आपसे आप पूछना चाहूँ कि भाई राजस्थान की दृष्टि से अगर आप पशुपालन या गौपालन ने देखा है तो किसानों के लिए क्या महत्व हो सके है? पूजा जी, राजस्थान की दृष्टि से किसानों के लिए गोपालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। जैसे कि अपन देख रहे हैं कि राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ है उसको ध्यान में रखते हुए अपन कृषि के एक कंपोनेंट से किसान लाभ अर्जित नहीं कर सकता। इस कारण से किसान को फसल उत्पादन के साथ साथ गोपालन के द्वारा भी अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकता है। तो किसान के लिए जोतों का आकार भी घट रहा है। पहले किसान की जोत का आकार ज़्यादा था, इसलिए खेती किसानी से या फसल उगा के वो अपना व्यवसाय चला सकता था। वर्तमान में जोत का आकार घट गया है, इस कारणवश किसान को पशुपालन करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि अगर वो पशुपालन नहीं करेगा तो उसके खेती किसानी से बचत नहीं होगी और किसान घाटे में चला जाएगा। तो वर्तमान स्थितियों को देखते हुए पशुपालन का कृषि में बहुत बड़ा महत्व है। जी बिल्कुल, कि कृषि के साथ साथ आप पशुपालन भी करा तो अपनी कृषि में भी अपना पशु काम आ सके है। कौन कौन सी नस्ल की आपने गोपालन आपने करना चाहिए, और किया आर्थिक स्थिति में भी आपनो सुधार मिल सके है या लाभ मिल सके है, आर्थिक लाभ भी मिल सके है? देखिए पूजा जी, राजस्थान के किसानों को वर्तमान के जो परिदृश्य हैं उसमें चाहे देश की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, सभी सरकारों ने ये किसानों को प्रमोट किया गया है कि कैसे भी आपको स्वदेशी गोपालन करना है, यानी अपने देश की नस्लों को बढ़ावा देना है, विदेशी नस्लों का पालन अपने को कम करना है। इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि अपन ने पहले जो विदेशी नस्लों का पालन किया उससे दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई, लेकिन दूध की जो क्वालिटी थी वो मेंटेन नहीं रख पाए, जिस कारण से कई प्रकार की बीमारियां मानव में होने लग गई। तो आज की दृष्टि से स्वदेशी गोपालन और भविष्य की दृष्टि से भी स्वदेशी गोपालन करना किसान के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। अब स्वदेशी गोपालन के लिए किसान को कौन कौन सी ऐसी गाय की नस्लें हैं जिनका पालन करना चाहिए जो उनके आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक है, जिनमें अपन प्रमुख नस्लों की बात करें तो पहली आती है गिर नस्ल, उसके बाद थारपारकर, राठी, साहिवाल। ये देश की प्रमुख देसी नस्लें हैं गाय की, जो किसान पाल के अपने आय या आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है। जी हाँ विनोद जी, अभी आप बोला कि जो गिर नस्ल की गाय है वो उत्तम हुए है, तो बीमे के विशेषता हुए है कि अपना जो पशुपालक है या अपना गौपालक है वो गिर नस्ल की गाय नहीं पाले और बी से अपनी आर्थिक स्थिति में भी मजबूती ला सके? देखिए पूजा जी, किसान को इन जो तमाम नस्लें मैंने बताई है उनमें से गिर गाय की कुछ प्रमुख विशेषता ये है कि गिर गाय का जो दूध है उसके दूध में सभी प्रकार के जो कंटेंट है, खनिज लवण जिसे अपन मिनरल मिक्सर बोलते हैं, यानी उसके दूध की क्वालिटी अन्य गायों की अपेक्षा अच्छी है। इसलिए उसकी जो मार्केट वैल्यू है दूध की वो भी किसान को ज़्यादा मिल रही है। आज के दृष्टिकोण से अपन देखें तो अपने जयपुर या जो सिटी शहर है उनमें इस गाय के दूध की कीमत 100 रुपये लीटर तक है, जबकि अपन किसी डेयरी बूथ पे इस चीज़ को बेचते हैं दूध को, गाय के दूध को, तो अपने को वहाँ रेट 25-30 रुपये लीटर मिलती है। इसका मतलब इस गाय की नस्ल का मार्केट वर्तमान में बहुत ज़्यादा है।
इस कारण से किसान को ये नस्ल पालना अति आवश्यक है और आने वाले समय के लिए भी ये नस्ल से जब इसकी डिमांड बढ़ रही है तो किसान को उस चीज़ से किसी भी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ेगी तो उसी चीज़ में किसान को ज़्यादा फायदा होगा। तो इस कारण से किसान को वर्तमान में ऐसा नहीं है कि गिर के अलावा अन्य नस्लें लाभदायक नहीं है, अन्य नस्लें भी लाभदायक है, लेकिन वर्तमान में मार्केट क्या कह रहा है अपने को उस अनुसार चलना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो वर्तमान स्थिति ने भी जांच होना चाहिए, जी हाँ, कि गिर की स्थिति अभी बहुत अच्छी है क्योंकि बी का दूध की जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी है और मार्केट वैल्यू जो है बाकी गाय की वजह से गिर का उत्पादन अच्छो गुणवत्ता वालों है, तो बी से आपने आमदनी भी अच्छी मिली है, तो किसाना ने भी फायदा हो सके। अब बात रही अगर आप गिर गाय की नस्ल मतलब गिर नस्ल की गाय आप खरीद रहे हैं तो कठाऊ खरीदा, इसका कोई स्थान है? बिल्कुल सही है। किसान को गिर गाय कहाँ से मिलेगी? सबसे पहले इसके कुछ स्पॉट है देश के अंदर या राज्य के अंदर। जैसे मैं प्रमुख स्पॉट की बात करूं या केंद्र की बात करूं तो इसका जो उत्पत्ति स्थान माना गया है गुजरात के गिर जंगल, यानी इस नस्ल का प्योर जो ब्रीड है वो आपको गुजरात क्षेत्र में मिलेगा। गुजरात जो राज्य है उसका गिर जंगल का क्षेत्र है, जिनमें प्रमुख रूप से जैसे जूनागढ़ हुआ, उपलेटा हुआ, ये कुछ प्रमुख शहर है जिनके आसपास ये नस्ल पाई जाती है। अपने यहाँ राज्य की बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में ये नस्ल प्रमुख रूप से अजमेर बेल्ट में पाई जाती है। अजमेर, किशनगढ़, अराई, ये जो तहसीलें हैं इनके आसपास ये नस्ल मिलती है, तो किसानों को वहाँ से लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ केंद्र है जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है, जैसे रामसर अजमेर हुआ, वहाँ से भी अपने को गिर की कुछ बछड़े या बछड़ियाँ मिल सकती है, तो इन केंद्रों से किसान इस गाय को खरीद सकता है। कोई भी उचित नस्ल यानी उन्नत नस्ल की अगर आपने गाय खरीदनी है तो किन किन बातों को आपने ध्यान रखना चाहिए? सिर्फ गिर की ही बात नहीं करा, बाकी गाय की भी बात करा। कोई भी उन्नत नस्ल की अगर आपने गाय खरीदनी है तो कठों खरीदा और के चीज़ों को ध्यान रखा। देखिए पूजा जी, बात ऐसा है किसान भाइयों को, चाहे वो गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, बिल्कुल किसी भी पशु की अगर नस्ल खरीदना है तो उससे पहले उसको उस पशु की नस्ल की जानकारी होना आवश्यक। उस जानकारी के अनुसार ही वो उस जानवर को खरीद सकता है, अन्यथा वो उस नस्ल का पशु नहीं खरीद पाएगा और उसको जो खरीदने वाला है, जो बेचने वाला है, उसको अन्य प्रकार की नस्ल किसान को दे देगा। तो सामान्य जानकारी किसान को होना आवश्यक है। जैसे अपन बात कर रहे हैं कि अपने को गिर नस्ल खरीदना है, तो इस गिर नस्ल खरीदने के 3-4 मापदंड किसान को पूर्व से पता होना चाहिए कि इस नस्ल की कौन कौन सी ऐसी शारीरिक विशेषता है जिसको कि मैं बाहर से गाय को देख के ये पहचान जाऊं कि ये गिर नस्ल है। तो उन विशेषताओं को प्रमुख रूप से मैं बताऊंगा कि इस गाय की जो प्रमुख शारीरिक विशेषता है, इसका जो सिर है, सिर उभरा हुआ रहता है, सिर चौड़ा रहता है, इसके जो सींग है वो अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं, और तीसरी बात इसकी है कि इसके कान लंबे लटकते हुए रहते हैं, जिसे अपन बोलते हैं केले के पत्ते के समान। तो ये इसकी प्रमुख शारीरिक विशेषता है। ये जनरली आपको रेड कलर के अंदर मिलेगी, तो इसकी जानकारी किसान को होना आवश्यक है। मतलब भूरे रंग की गाय हो सकती है। दूसरी ये तो हुआ शारीरिक विशेषता, लेकिन किसान को कोई भी पशु खरीदने से पूर्व उस पशु का मिल्क प्रोडक्शन क्या है उसके ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि वही वैल्यूएबल कंटेंट है, वही किसान को आगे आर्थिक लाभ देगा। तो उसके लिए पशु के कुछ भाग है, जैसे अपन किसी पशु जानवर को खरीदते हैं तो जानवर के शरीर के भागों को अलग अलग अंकों में बांटा गया। जैसे सिर के अंक अलग है, उसके शरीर का जो हेल्थ के अंक है वो अलग है, लेकिन मेजर पोर्शन होता है जानवर का जो अडर होता है या जहाँ थन लगे हुए रहते हैं, उसका मैक्सिमम पॉइंट होता है, और उस पॉइंट को किसान को देखना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा ही किसान ये पता लगा सकता है कि ये जानवर कितना दूध देगा। तो अडर वेल शेप में होना चाहिए, उसके जो चारों थन है उन थनों के बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चारों थन एक जगह चिपके हुए रहे। अगर ऐसी कंडीशन में है तो वो पशु दूध कम देगा, और जिसका वेल अडर है और चारों थन दूरी पे है तो ऐसे जानवर में मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा मिल सके है। जी हाँ, कि आप दूध उत्पादन की भी बात कर रहे हैं, बीमे प्रजनन की भी बहुत महत्ता हो सके है। तो प्रजनन को प्रबंधन किया करे किसान, और बीमे के सावधानी रखे, जिसे आपने अगर प्रजनन बढ़ते चले जाएगा तो आपने गाय भी मिलती जाएगी और अभी से अपनी दूध की उत्पत्ति भी होगी। तो ई में के चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए।
देखिए पूजा जी, वर्तमान स्थिति में ये प्रजनन वाला जो कंटेंट है ये किसान को बैकफुट पे ले जा रहा है। किसान अच्छी नस्ल खरीद भी लेता है लेकिन उसको प्रजनन संबंधी जानकारी नहीं रहती नहीं है, होने के कारण तो वो लंबे समय तक उस नस्ल को मेंटेन नहीं कर पाता और वो नस्ल उसको गाठा दे देती है और वो उसको फिर बेचता है। प्रजनन के कुछ पॉइंट है जिनका किसान को पहले से पता होना चाहिए, जैसे जानवर कब गर्मी में आता है, उसके बाद जानवर को कब एआई करवानी चाहिए, अगर एक बार जानवर नहीं रुका दोबारा कब हीट में आएगा, एआई कौन से ड्यूरेशन में करवाने चाहिए, इसके कुछ पॉइंट है, उनकी जानकारी किसान को होना आवश्यक है। पहली चीज, जो जानवर है उसका जब बॉडी वेट 250 किलोग्राम हो जाता है पहली बार जानवर का, और उसकी उम्र जब 3 साल हो जाती है तो वो जानवर ग्याबिन होने लायक हो जाता है। ग्याबिन होने लायक होते ही जानवर गर्मी में आता है और गर्मी में वो जितने समय तक रहता है वो उसका गर्मी का काल कहलाता है, जिसे अपन हीट पीरियड बोलते हैं जी। ये हीट पीरियड इन जानवरों में 8 से 28 घंटे तक होता है। इस हीट पीरियड को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व मध्यकाल, फिर मध्यम मध्यकाल आता है, फिर अंतिम मध्यकाल आता है। इन तीनों भागों में से किस समय जानवर को अपने को टीकाकरण या सीमन लगवाना चाहिए वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार किसान क्या करते हैं, जानवर हीट में आते हैं उसके एआई करवा देते हैं और वो जानवर ठहरता नहीं है। कई बार क्या होता है, किसान जब हीट में आ जाता है पहले की प्रथम अवस्था और द्वितीय अवस्था क्रॉस कर जाता है, उसके बाद सीमन लगवाता है तब भी जानवर नहीं ठहरता है जी। इसका मतलब जानवर की जो मध्य अवस्था है, मध्य अवस्था का मतलब जैसे अभी हीट में आया है तो अभी से 12 घंटे से लेके 18 घंटे का जो ड्यूरेशन है उस समय जानवर में एआई करवानी चाहिए। तो इसका किसान को नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद अगर नहीं ठहरा है तो ये दोबारा हीट में 21 दिन बाद आता है, उस समय भी प्रॉपर उसको ध्यान रखना चाहिए। कई बार जो साइलेंट हीट होती है जानवर में वो पाई जाती है जिसका किसान को पता नहीं रहता है, तो वो टाइम मैनेजमेंट से पता चलता है कि ये एक बार इस समय गर्मी में आया है तो दोबारा वो 20 से 25 दिन पे वापस गर्मी में आएगा। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो किसान को पता होना चाहिए जिससे इसके प्रजनन से संबंधित अपन मेंटेनेंस कर सके। विनोद साहब जी, आपने बताया कि 3 समय हुए हैं, तो कोई ऐसो भी है कि अगर आप समय भूल जावा कि 21-28 दिन को समय अगर आप भूल जावा तो कोई ऐसा लक्षण है अपनी गाय में दिखे हैं कि आप समझ सका कि प्रजनन को समय है? बिल्कुल, जानवर जब भी हीट में आता है तो वो अपने लक्षण प्रतीत करता है जी। लक्षण में बहुत कॉमन लक्षण है जिसको हर अनपढ़ आदमी भी पहचान सकता है। जानवर बार बार उठेगा बैठेगा, जानवर बार बार पेशाब करेगा, जानवर बार बार रंबाएगा, एक दूसरे पशु के ऊपर वो चढ़ने का प्रयास करेगा, उसके योनि से कुछ तरल पदार्थ संचलित होगा। ये कुछ कॉमन लक्षण है जो हीट के लक्षण है। तो उन लक्षणों को पहचान कर किसान को पता लगा लेना चाहिए कि जानवर इस समय हीट के अंदर है, अपने को इसमें एआई करवानी चाहिए। अपना पशुपालक भाइयों ने यह सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि अपनी गाय कब गर्म समय में आवे है तो आप प्रजनन की क्षमता ने बढ़ा सका, जिससे आपने आर्थिक नुकसान नहीं हो, क्योंकि अगर आपने गाय खरीदी है तो बी को लाभ भी आपने मिलना चाहिए। जी कि आवास जहाँ आप गाय ने रखा हाँ बी की भी सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए, साफ सफाई को भी पूरा ध्यान होना चाहिए। क्या चीज़ें आप ध्यान रखा कि आवास को प्रबंधन जब आप करा तो किसान भाई या पशुपालक भाई क्या चीज़ों को ध्यान रखें? देखिए किसान भाइयों, जितना आदमी को आवास आवश्यक है उतना ही जानवर को भी आवास आवश्यक है। अगर जानवर को आपने प्रॉपर आवास नहीं दिया तो जानवर आपको उत्पादन नहीं देगा, क्योंकि वो उसके शारीरिक रूप पे या शरीर के ऊपर विपरीत प्रभाव डालेगा। जो मौसम की क्लाइमेटिक कंडीशन है वो विपरीत प्रभाव डालेगी और जानवर अपना प्रोडक्शन कम करेगा। पशु आवास के रूप में अपन 2 प्रकार से पशुशाला का निर्माण कर सकते हैं। एक होता है खुला आवास, दूसरा होता है बंद आवास। बंद आवास जैसे अपन बंद कमरे में मकान बना के रहते हैं उसी प्रकार से जानवर का आवास बनाया जाता है। खुला जैसे बाड़ा नुमा एक रूप होता है जिसमें कोई ऊपर की छत नहीं होती है, उसे अपन बोलते हैं खुला आवास। इसमें अपने को ध्यान रखना है, खुले आवास में ज्यादा अपने को चीजों का ध्यान नहीं रखना है, लेकिन बंद आवास का कुछ चीजें हैं जिनका अपने को विशेष ध्यान रखना है। जी।
जिसमें यह है कि जो बंद आवास अपन बना रहे हैं उसका डायरेक्शन कैसे होना चाहिए। डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट होना चाहिए या नॉर्थ साउथ होना चाहिए। तो पशुशाला का हमेशा डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ में रखा जाता है। इसके पीछे कुछ कारण है। क्योंकि जब गर्मियों के अंदर गर्म हवाएं चलती है वो पश्चिम दिशा से चलती है। अब पश्चिम दिशा में अगर आपने पशुशाला का मुंह कर रखा है तो वो डायरेक्ट एंटर करेगी और जानवर को डायरेक्ट प्रभावित करेगी। और गर्मी एक ऐसी चीज है जो जानवर के मिल्क प्रोडक्शन को सबसे ज्यादा कम कर सके। अगर आपने उस साइड में दीवार लगा दी, इसका मतलब वो पहले कहां टकराएगी? दीवार के ऊपर। इसलिए वो एंटर अंदर नहीं कर पाएगी। इसलिए आपको पशुशाला का जो डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ रखना चाहिए, जिससे कि गर्म हवाएं जानवर को प्रभावित नहीं कर सके। तो आपने ध्यान रखना चाहिए, अपना पशुपालक भाई बहन जो भी हैं वो उत्तर से दक्षिण में आपने खुलो रखना चाहिए और पश्चिम और पूर्व में बंद रखना चाहिए, क्योंकि पूर्व से सीधी धूप भी आ सके और पश्चिम से जो लू को प्रकोप है वो अपना गाय या अपना पशु वहाँ पे पड़ सके, जिससे भी का दूध उत्पादन में कमी आ सके है। जी हाँ, कई बार आपने देखा कि आवास को चयन करा तो बटे पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, धूप छाव की भी व्यवस्था होनी चाहिए, वातावरण भी सही रहना चाहिए, ज़्यादा गर्मी नहीं ज़्यादा ठंडो नहीं। इमें के ध्यान रखना चाहिए। सामान्य चीजें हैं, जैसे पशुशाला अपन निर्मित करते हैं उसके लिए कई चीजें अपने को आवश्यक है कि पशुशाला ऐसी जगह अपने को चयन करना चाहिए जो आपके रोड बाउंड्री के पास हो। क्योंकि कल को आप पशु पालोगे, उनसे जो उत्पाद बनेगा उसको आपको सेल आउट भी करना है। अगर वो रोड साइड के पास में होगी तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज कम लगे, आपको सुविधा जल्दी मिल जाएगी। दूसरी चीज, पशुशाला जब भी अपन बनाए वो स्थान हमेशा सामान्य धरातल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ होना। इसका कारण है कि बरसात के दिनों में जब पानी बढ़ता है, अगर आपने गड्ढे में पशुशाला बना ली तो पानी वहां इकट्ठा हो जाएगा और पानी से कई प्रकार की बीमारियां, वायरस जनित या बैक्टीरिया जनित बीमारियां फैल सकती है, जिससे आपके जानवर पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जानवर कई बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। तो ये कॉमन चीजें हैं जिनका अपने को ध्यान रखना चाहिए। पशुशाला की नियमित रूप से अपने को सफाई भी रखनी चाहिए। तो कुछ कॉमन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने को पशुशाला का निर्माण करना चाहिए। और आवास की बात हो गई है कि बंद आवास भी हो सके, खुलो भी हो सके और अर्ध खुलो भी हो सके। आहार की बात करा कि अगर आप पशु पाल रहे हैं तो बी को आहार भी सही होना चाहिए, जिससे उत्पादन भी सही रहे और बी को स्वास्थ्य भी सही रहे। तो आहार को जो प्रबंधन है वो आपने क्या करना चाहिए? देखिए किसान भाइयों, पशुओं को पालने के लिए मेजर रूप से 4 कंपोनेंट का अपने को ध्यान रखना पड़ता है। पहला है पशु की नस्ल, दूसरा होता है पशु का प्रजनन से संबंधित, तीसरा होता है पशु का आहार और चौथा होता है पशु का स्वास्थ्य। इन चारों कंटेंट में पहला चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है पशु की नस्ल। उसके बाद अन्य जो कंपोनेंट है वो पशु के आहार पर निर्भर करते हैं। अगर आपने पशु को अच्छा आहार दिया है तो पशु समय पे प्रजनन की क्रियाएं होगी। पशु पे किसी प्रकार का रोग नहीं लगेगा। यानी अन्य जो 2 कंपोनेंट है वो आपके जानवर में नहीं होंगे। इसका मतलब दूसरा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है पशु का आहार। पशु आहार ये जानवर के शारीरिक वजन के रूप पे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी जानवर का 100 किलोग्राम वेट है तो 100 किलोग्राम पे अपन 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ देते हैं। ये शुष्क पदार्थ 2 चीजों से पूर्ति करते हैं, एक होता है चारा और दूसरा होता है दाना। चारे में 2 भाग होते हैं, सूखा चारा और हरा चारा। आपको 100 किलोग्राम जिस जानवर का बॉडी वेट है उसको आपको 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ देना है चारे और दाने से। जी। ये इसका प्रपोर्शन फिक्स रहता है कि 2/3 भाग आपको चारे से देने हैं, 1/3 भाग दाने से देना है। तो ये तो हुआ चारे और दाने का। दाने में अपने को संतुलित आहार का निर्माण करना चाहिए। पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि पशु को कौन कौन से दाने लगने चाहिए। तो पशु को प्रमुख रूप से 3 प्रकार के दाने अपन देते हैं। एक है जीवन निर्वाह आहार, दूसरा होता है उत्पादक आहार और तीसरा होता है प्रजनन या ज्ञाबिन आहार।
जो अपन जीवन निर्वाह आहार की बात कर रहे हैं, तो चाहे जानवर दूध दे या नहीं दे, उस जानवर को 1 किलो दाना प्रतिदिन देना चाहिए। उसे अपन बोलते हैं जीवन निर्वाह जी। यानी उस पशु को अपना जीवन यापन करने के लिए 1 किलो दाना प्रतिदिन चाहिए, चाहे वो उत्पादन दे या ना नहीं। दे। दूसरा आहार लगेगा उत्पादन, जो डिपेंड करता है उत्पादन के ऊपर। मान लीजिए आपका जानवर 9 किलो या 9 लीटर दूध दे रहा है, तो उसको कितना उत्पादन आहार लगेगा। तो इसका कुछ क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि अगर गाय है तो गाय में 3 लीटर पे 1 किलो दाना दिया जाता है, और अगर भैंस है तो उसमें 2.5 लीटर पे 1 किलो दाना दिया जाता है। कोई जानवर 9 लीटर गाय दूध दे रही है, उस जानवर को उत्पादन आहार लगेगा 3। और जीवन निर्वाह आहार आपको अलग से देना ही देना है, यानी कुल मिला के एक जो गाय जो 9 लीटर दूध दे रही है प्रतिदिन, तो उसको अपने को 4 किलो दाना देना ही देना। तीसरा होता है ज्ञाबिन आहार। ज्ञाबिन आहार हमेशा जब जानवर 5 महीने का ज्ञाबिन हो जाए उससे ऊपर लगता है। 5 महीने क्रॉस करने के बाद उसको ज्ञाबिन आहार दिया जाता है, और उसकी भी क्वांटिटी फिक्स है। 1 किलो आहार अपन प्रतिदिन ज्ञाबिन आहार देते हैं। वो कब? जब जानवर ज्ञाबिन 5 महीने का हो गया, उस बाद में अपन देते हैं। तो ये बेसिक चीजें किसान को पता होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में क्या करते हैं किसान, जानवर अगर उत्पादन नहीं दे रहा है तो उसको जीवन निर्वाह आहार भी नहीं देते। अगर आपने आहार में कहीं कटौती कर दी तो सीधा आपका इसका प्रभाव जाएगा प्रजनन पे, यानी आपका जानवर समय में हीट पे नहीं आएगा। हीट में आ गया तो वो जानवर रुकेगा नहीं, तो आपको वहां जाके नुकसान हो जाएगा। जी। जानवर एक प्रति साल बच्चा देना चाहिए, और ऐसा अगर आपने आहार पे कंट्रोल कर दिया या कमी कर दी तो जानवर 2-2 साल में बच्चा देगा, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना रहती है। जी, तो आपने आहार को पूरा ध्यान रखना चाहिए, चाहे अपना जो पशु है वो उत्पादन करे हो है नहीं, या गर्भावस्था में है या नहीं, लेकिन आपने भी ने जीवन निर्वाह के लिए जो भी 1 किलो को आपने आहार देना है वो ज़्यादा ज़रूरी हो सके। विनोद साहब, आपसे एक सवाल और पूछ लिया है चलता चलता, कि जो दूध को उत्पादन है उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे और उत्पादन भी बढ़े, भी के लिए आपने किसान भाई ने क्या करना चाहिए? देखिए, दूध की गुणवत्ता बनी रहे और उसका उत्पादन भी बना रहे जी। इसके लिए पशु को संतुलित आहार देना चाहिए। संतुलित आहार और आहार में अंतर होता है। आहार 24 घंटे में जानवर को अपन जीवन यापन के लिए जो दाना चारा खिलाते हैं उसे बोला जाता है आहार। संतुलित आहार उसे बोला जाता है जानवर को ऐसा आहार दिया जाए जिससे कि जानवर की बॉडी को जो जो चीजें रिक्वायर्ड है उसकी वो पूर्ति कर सके। और जब जानवर की बॉडी को जिन चीजों की आवश्यकताओं की जरूरत है उनकी अगर अपन पूर्ति कर दे तो अपने को उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और उस चीज की गुणवत्ता भी अच्छी आएगी। तो इसलिए किसान भाइयों को संतुलित आहार बनाना चाहिए। अब संतुलित आहार कैसे बनाया जाता है उसके वो कंपोनेंट मैं आपको बता रहा हूं कि किसान को बाजार से दाना नहीं खरीदना चाहिए। किसान को अपने घर पे पैदा हुई जो चीजें हैं उन्हीं से दाना बनाना चाहिए, जिसका मैं मिश्रण आपको बता रहा हूं कि कौन सा पोर्शन कितना कितना भाग डालना जी। एक संतुलित आहार बनाने के लिए किसान को जैसे 100 किलो का आहार बनाना है तो 40 किलो तो गेहूं या जौ इनका दलिया रखना है, 20 किलो उसमें खल डालनी है, चाहे वो मूंगफली की हो, चाहे वो तिल की हो, चाहे वो सरसों की हो। इसके बाद 15 किलो गेहूं की चापड़ हो, चावल की चापड़ हो, ये 15 किलो डालनी पड़ेगी। 15 किलो आपको डालना पड़ेगा गंवार कोरमा यानी गंवार की चूड़ी। 7 किलो आपको डालना पड़ेगा जो चने की चूरी होती है वो डालनी पड़ेगी। 2 किलो आपको खनिज मिश्रण डालना पड़ेगा और 1 किलो आपको सादा नमक डालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये 100 किलो का राशन है। किसान को घर पे ये चीज़ें बनानी चाहिए और जानवर को इन चीज़ों को खिलाना चाहिए ताकि जानवर के अंदर जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जो भी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो, जानवर स्वस्थ रहे। और जब तक जानवर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक जानवर से अपने को अच्छा उत्पादन
और अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद नहीं मिल सके हैं। विनोद साहब थे बिल्कुल सही बोलिया कि आपने बाजार से नहीं खरीद कर घर में बनाना चाहिए, क्योंकि आपने जब किसानी कर रहा तो खेती बाड़ी में बहुत सारी चीज़ा भी निकले, पूरा पोषक तत्व आपने गाया ने यानी आपने पशुओं ने मिल सके है। विनोद साहब आया और इतनी चोखी जानकारी दी गोपालन के ऊपर, था को बहुत बहुत धन्यवाद देवा। और आज मैं चाला फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम साहब।